गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। विजुअलाइजेशन सही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस मैम। ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टैबुलेशन। टैबुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ वी प्रेजेंट अवर डेटा इन अ प्रॉपर मैनर। Yesterday we studied about the presentation of data in textual form or temporal presentation or spatial presentation. Today we discuss about if we present our data in a tabular form, what ingredients we have to recognize, कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं what is tabulation. When we present our data in a tabular form, जब हम किसी डेटा को tabular form में किसी टेबल में प्रेजेंट करते हैं, that is tabulation. हर टैबुलेशन में जब हमने टेबल स्टडी आउट की थी पिछली बार भी एग्जाम्पल्स में, जहां हमने क्रोनोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखा था, वहां हमने देखा था कि टेबल्स के कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला जो टेबल का पार्ट होता है दैट इज नंबर ऑफ द टेबल, यानी हर टेबल के ऊपर उसका नंबर लिखा होगा 3.1, 3.2, 3.3 व्हाटएवर। सेकंड इज द हेडिंग ऑफ द टेबल। हेडिंग मतलब उस टेबल की कोई ना कोई उसको टाइटल दिया गया होगा, जैसे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हीट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई ना कोई इस टेबल का हेडिंग होगा। उसके बाद आते हैं कॉलम्स। कॉलम्स की अपनी एक हेडिंग होगी। कॉलम के बाद जो रॉ होती हैं, लाइनें होती हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ टाइटल या हेडिंग होता है। ये टेबल के बेसिक फीचर हैं। टेबल के नीचे उसका सोर्स होता है कि वो टेबल आपने कहाँ से ली, किसी बुक से ली, किसी पब्लिकेशन हाउस से ली, किसी रिपोर्ट से ली, कहाँ से ली, उसका आपको वहाँ पर एंड्रॉस करना पड़ता है कि वो किस टेबल को कहाँ से लिया गया है। और लास्ट में फुट नोट होता है, जैसे स्टार दे के बताया जाता है कि पॉपुलेशन इन करोड़, लाख, वट वहाँ इंडिकेशन दिया जाता है, दैट इज फुट नोट। तो आज सब देखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेबल। Here the tabulation. So the tabulation and the parts of the table. Table के कितने parts होते हैं? While to construction a table, it is important to learn first what are the parts of a good statistical table. किसी भी टेबल को बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what is the मेजर पार्ट्स ऑफ अ आइडियल टेबल। एक अच्छी टेबल के लिए हमें कौन कौन से पार्ट्स का उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले टेबल्स के पार्ट की। तो सबसे पहले जो मैंने आपसे कहा था कि टेबल का नंबर आपको पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले आपको टेबल के ऊपर उसका नंबर लिखना चाहिए। किसी भी पब्लिकेशन रिपोर्ट में आप उस टेबल का नंबर ऐड करते हैं। टेबल नंबर इज असाइंड टू बी अ टेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। टेबल नंबर इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सके। जैसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, हम रेफरेंस देते थे इन टेबल नंबर 3.1 इन अकॉर्डिंग टू द टेबल 3.4। तो रेफरेंस के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए टेबल का नंबर होना जरूरी है। इफ मोर देन वन टेबल इज प्रेजेंटेड, यदि एक साथ एक से ज्यादा टेबल आप प्रेजेंट करते हैं, इट इज द टेबल नंबर दैट डिस्टिंग्विश वन टेबल फ्रॉम द अनदर। और जब एक साथ बहुत सारी टेबल होती है तो टेबल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम एक टेबल का कंपैरिजन दूसरी टेबल से कर सके। इट इज गिवन एट द टॉप और द एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ द टेबल, यानी जब भी आप टेबल प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले टेबल के ऊपर क्या देखते हैं, उसका टेबल नंबर लिखा होता है, उसके बाद ही टाइटल होता है। देख रहे हैं ना आप, टेबल नंबर 4.4 दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। यस मैम। सो द फर्स्ट स्टेप क्या देख रहे हैं, सबसे पहला आप क्या देख रहे हैं, वहां पर टेबल नंबर है, तो टाइटल से भी ऊपर क्या रखा जाता है, टेबल नंबर को रखा जाता है। जनरली टेबल नंबर आर होल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर इफ देयर आर मैनी टेबल्स इन अ बुक। यदि किसी भी रिपोर्ट में या बुक में बहुत सारे टेबल हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, कभी भी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो टेबल नंबर नहीं होंगे। सब्सक्रिप्टेड नंबर्स लाइक द 1.2, 3.1 एक्सेट्रा, इस तरह से भी टेबल नंबर
हो सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं अपन कि टेबल नंबर 4.4, तो इस तरह से सबट्रैक्टेड नंबर में भी हो सकते हैं। Also used for identifying the table according to its location. For example, table number 4.5 should be read as the fifth table of the fourth chapter. यहाँ अगर दे रखा है 4.5 यानी चैप्टर नंबर 4 की ये फिफ्थ टेबल है, तो इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर टेबल नंबर 4 दे रखा है, 4.5 दे रखा है, तो ये चैप्टर 4 की और टेबल नंबर फिफ्थ है, यानी यहाँ पर अब टेबल को उसके टाइटल से, उसके नंबर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये समझ में आ गया टेबल नंबर? यस मैम। ओके, आगे देखिए। सेकंड जो चीज है टेबल नंबर के बाद हमने देखा, उसका टाइटल वहां पर होना चाहिए। टाइटल मतलब द नेम ऑफ द टेबल बाय विच इट इज रिकॉग्नाइज, ताकि वो टेबल को हम रिकॉग्नाइज कर सकें। द टाइटल ऑफ द टेबल नरेट्स अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द टेबल। टाइटल से हमें पता चल जाता है कि व्हाट यू वांट टू प्रेजेंटेड बाय द टेबल। उस टाइटल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि आप उस टेबल से क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, की वर्ल्ड की कंट्रीज की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो टाइटल से आपने पता लगा लिया कि इस टेबल में आप कंट्री वाइड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाले हैं। तो टाइटल क्या करता है, उस टेबल के इंग्रेडिएंट्स को बताने में मदद करता है। इट हैज टू बी क्लियर, ब्रीफ एंड केयरफुली वर्ड so that the interpretations made from the table are clear and free from the ambiguity. If find at the place head of the table succeeding the table number or just below it. ठीक है, हमेशा याद रखिए कि टेबल नंबर के जस्ट नीचे उसका टाइटल दिया जाता है। कभी कभी टेबल नंबर के सामने भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टेबल नंबर के नीचे हम उसका टाइटल देते हैं। टाइटल क्यों दिया जाता है? ताकि हमें पता चल जाए कि व्हाट यू वांट टू प्रेजेंट बाय द टेबल, की टेबल के थ्रू आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो पहला पार्ट क्या हो गया, द नंबर ऑफ द टेबल, एंड द सेकेंड पार्ट इज द टाइटल ऑफ द टेबल। नाउ द थर्ड इज कैप्शन और द कॉलम हेडिंग। जब हम बात कर लेते हैं टेबल की, अब हम बात करें कॉलम्स की कि उसमें कितने कॉलम्स हैं। एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम इन अ टेबल, column designation is given to explain the figure of the columns. हमेशा कॉलम्स के ऊपर उसका टाइटल जरूर लिखा जाता है, ताकि आपको पता चलता है कि किस चीज को आप वहां पर प्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे हमने लिटरेसी देखी, तो रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, या मेल और फीमेल में, ठीक है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि कॉलम के ऊपर भी उसकी हेडिंग लिखी होती है। इट इज कॉल्ड द कैप्शन। इस कॉलम हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? कैप्शन के नाम से भी जाना जाता है। जो कॉलम्स के ऊपर आप हेडिंग दे रहे हैं वो कैप्शंस के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, ये तीन समझ में आ गए। फर्स्ट पार्ट अपना था टेबल नंबर, सेकेंड पार्ट था टाइटल ऑफ द टेबल, एंड थर्ड कैप्शन, यानी जो कॉलम बनाए हैं उसकी हेडिंग। यहां तक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट द फोर्थ जो इसका पार्ट है दैट इज स्टब्स, और इसे रॉ हेडिंग कहते हैं, यानी जो लाइनें हैं उनकी हेडिंग्स। देखिए, लाइक अ कैप्शन ऑफ कॉलम हेडिंग ईच रॉ ऑफ द टेबल हैज टू बी गिवन अ हेडिंग। जिस तरह से हमने कॉलम्स को हेडिंग दी थी, उसी तरह से रॉ की भी अपनी हेडिंग होती है। यहाँ मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ टेबल। अगर मैं एक टेबल बना रही हूँ तो ये बात ध्यान रखिए, दीज आर नॉन एज कॉलम। ये आपके कॉलम्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं 3 कॉलम्स, और ये जो लाइन होता है ये होती है रॉ, ये लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ कितने कॉलम है? देयर आर 3 कॉलम, 1, 2 एंड 3। ये आपके हो गए कॉलम्स, और ये रॉ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? कॉलम्स की हेडिंग, उसके बाद यहाँ पर रॉ की हेडिंग्स लिखी जाती है। द डेस्टिनेशन ऑफ द रॉ आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टब्स। इन्हें स्टब्स आइटम्स या स्टब्स के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट लेफ्ट कॉलम इज नॉन एज स्टब कॉलम। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि जो सबसे पहले हमने टाइटल टेबल का नंबर डाला, फिर टाइटल डाला, फिर आपने जो कॉलम्स लिए हैं उनके हेडिंग्स,
और उसके बाद जो लाइंस लिए रॉ लिए उनकी हेडिंग्स, उन्हें स्टब्स कहते हैं। अब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, a brief description of the raw heading may also given at the left hand top table। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है टेबल का वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अगर मैं टेबल डिजाइन करूंगी तो ये उसके कॉलम्स हैं और ये उसकी रॉ है, तो रॉ के क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हम उसके टाइटल्स का यूज करते हैं। हम राइट हैंड साइड टाइटल यूज नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे टाइटल्स, लेफ्ट हैंड साइड उसके टाइटल्स को यूज करेंगे। जो इसका फोर्थ है दैट इज द बॉडी ऑफ द टेबल, कि कितने आप कॉलम रखेंगे, कितनी लाइंस उसमें डिजाइन करेंगे, ये आपकी बॉडी ऑफ द टेबल कहलाती है। द बॉडी ऑफ द टेबल इज द मेन पार्ट ऑफ इट एंड कंटेन्स एक्चुअल डेटा। ये वो जगह होती है जहां पर हम अपने डेटास को कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। लोकेशन ऑफ any one figure or data is in the table is fixed and determined by the row and the columns of the table। हम अपने जब डेटास को प्रेजेंट करते हैं तो वहां हम अपने डेटास के लिए कॉलम और रो को डिजाइन करते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन सा डेटा कॉलम में जाएगा और कौन सा डेटा रॉज में आएगा। यहां पर हम एग्जांपल देख रहे हैं एक आइडियल टेबल का। ठीक है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, फर्स्ट जो इसका सीन है वो क्या हो गया यहाँ पर कि सबसे पहली क्या है, द टेबल नंबर। सबसे पहला क्या हो गया इसमें, द नंबर ऑफ द टेबल। सेकंड जो हमारा है दैट इज टाइटल। जब आपने नंबर दे दिया टेबल को, उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, टाइटल यूज करेंगे। ठीक है, टाइटल के बाद जो थर्ड हम देख रहे हैं दैट इज कैप्शन, जिसे हम कॉलम हेडिंग के नाम से जानते हैं। ये थर्ड स्टेप है कि आप जो कॉलम्स बनाए हैं उनकी हेडिंग लिखेंगे। कॉलम्स की हेडिंग के बाद जो अपना फोर्थ है दैट इज स्टब्स। इसका मतलब रॉ की हेडिंग्स, जो आपने लाइनें ड्रॉ की हैं इनकी हेडिंग। जैसे ये कॉलम्स हैं आपके, दीज आर नॉन एज कॉलम्स, और ये आपकी क्या है, रॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, जब हमने कॉलम की हेडिंग लिख दी और लाइंस की हेडिंग लिख दी, उसके बाद आपने लिखा सोर्स ऑफ द टेबल, यानी ये टेबल आपने कहां से ली। जैसे इसमें दिया सेंसस ऑफ इंडिया 2001 की जनगणना के आधार पर ये टेबल हमें मिली, तो हमने उसके नीचे लिखा सोर्स। सोर्स के बाद हम नीचे देते हैं उसका फुटनोट। अगर आपको बताना है कि ये पॉपुलेशन लाख में है, ये यूनिट्स करोड़ में है, किस में है, तो वहां हम उसका सोर्स यूज करते हैं। ये देखिए यहां पर दिया फिगर का नोट दिया, फिगर आर अराउंड टू नियरेस्ट बाय करोड़, यानी ये जो फिगर्स दे रखे हैं 17, ये सब क्या है, करोड़ में ये डिजिट्स हैं। तो इस तरह से हम उसमें फुट नोट भी देते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कितने टेबल के स्टेप्स हो गए। सबसे पहला जो उसका पार्ट हो गया टेबल का दैट इज द नंबर ऑफ टेबल। जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज नंबर ऑफ टेबल। जो सेकेंड पार्ट है दैट इज टाइटल। टाइटल ऑफ द टेबल। टाइटल के बाद हमने देखा दैट इज जो हमारा उसका है कॉलम की हेडिंग, तो हेडिंग ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हेडिंग ऑफ रॉ, लाइनों की हेडिंग। ठीक है, उसका जब डेटा प्रेजेंट किए तो आपने कहा सोर्स, और फिर उसके बाद आ गया फुटनोट। ठीक है, फुटनोट में आप क्या देंगे, क्या कोई इंडिकेशन आपको देना है। जैसे इसमें पॉपुलेशन दी तो आपने कहा पॉपुलेशन किस में, नियर बाय करोड़ में पॉपुलेशन है। समझ में आ गया व्हाट इज द मेजर पार्ट्स ऑफ आइडियल टेबल। समझ में आ गया ये, Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत, No, ma'am. ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो डेटा आप प्रेजेंट करें उसे किस यूनिट में मेजर करें। जैसे अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो आपने कहा सेंटीमीटर में, रेनफॉल सेंटीमीटर में। यदि आप प्रोडक्शन मेजर कर रहे हैं तो किस में कर रहे हैं, क्विंटल्स में कर रहे हैं, टन में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। ऐसे पॉपुलेशन हमने देखा करोड़ में है, तो आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी वहां लिखना पड़ेगा।
So here units of measurement. The unit of measurement of the figure in the table actual data should always be stated along with the title. ठीक है, हमेशा जो डेटा होते हैं उनके टाइटल, चाहे वो कॉलम में लिखे जाए चाहे वो रॉ में लिखे जाए, हमेशा उनके टाइटल के साथ उनके डेटा लिखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन 2003 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो आपने क्या किया, कॉलम की हेडिंग डाली और रॉ की हेडिंग डाली, जहां हेडिंग डाली उसके सामने ही उसके डेटा को प्रेजेंट किया. इफ डिफरेंट यूनिट्स आर देयर फॉर रॉ एंड कॉलम ऑफ द टेबल, अगर कॉलम की और रॉ की डेटा जो है वो डिफरेंट यूनिट्स में है, ठीक है, दीज यूनिट्स मस्ट बी स्टेटेड अलॉन्ग विद द स्टब्स एंड कैप्शंस. तो हमेशा याद रखिए आपको कॉलम के ऊपर उनकी यूनिट्स लिखनी चाहिए. जैसे आपने हाइट मेजर की तो आपने लिखा कि वो सेंटीमीटर में है, और यदि मान लीजिए आपने वेट मेजर किया तो आप लिखेंगे उसे किलोग्राम में. तो आपने दो कॉलम लिए लेकिन दोनों का मेजरमेंट क्या हो गया, अलग अलग हो गया. इफ फिगर आर लार्ज दे शुड बी राउंडेड अप एंड द मेथड, अगर फिगर बहुत बड़े हैं तो हम उसे राउंड अप कह सकते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट. जैसे इसने कहा द फिगर्स आर इन अप्रोक्सीमेट, करोड़ की फिगर्स जो हैं करोड़ों में है, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, तो हमने राउंड अप उसमें टेबल में यूज किया, जैसा आपने प्रीवियस अभी टेबल एग्जाम्पल में देखा. यहाँ देखा आपने कोई भी फिगर ऐसा नहीं है, सब फिगर राउंड अप हैं, तो वहां पर हमने क्या यूज किया, अप्रोक्सीमेट, वहां पर नियर बाय लिखा ना, अप्रोक्सीमेट वहां पर वर्ड हमने यूज किया. नाउ द नेक्स्ट वन इज है दैट इज सोर्स, की वो टेबल हमने किस सोर्स से ली. इट इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट और फ्रेज indicating the source of table data presented in the table. If more than one source is there, all the source are be written in the source column. अगर आपने कोई डेटा दो तीन जगह से लिए हैं तो आपको सोर्स में उन सभी का जानकारी या इंडिकेशन देना चाहिए, और वो हमेशा टेबल के एंड में नीचे सोर्स दिए होते हैं. नेक्स्ट है नोट. Note is the last part of the table. It is explain the specific figure of the data, contents of the table which not self-explanatory or has not been explained earlier. ये वो डेटा होते हैं जिसे टेबल में हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसीलिए हमने नीचे एक फुट नोट डाला और उसमें एक्सप्लेन किया कि ये जो पॉपुलेशन है वो करोड़ में है, या ये जो वेट है वो किलोग्राम में है, जो मेजरमेंट हाइट का लिया गया वो सेंटीमीटर में, या रेनफॉल है तो सेंटीमीटर में. तो ऐसे जो चीजें हम टेबल वहां में नहीं दिखा पाए वो हमने क्या किया, फुट नोट में प्रेजेंट किया. सो देयर आर, आपको समझ में आ गया कितने पार्ट्स हो गए टेबल के. सो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ टेबल. क्लियर? Yes, ma'am. समझ में आ गया ये. अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ फॉर्मेट ऑफ अ आइडियल टेबल. एक आइडियल टेबल का फॉर्मेट बनाएंगे. क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ अ आइडियल टेबल एंड राइट इट्स मेजर पार्ट्स एंड राइट द नेम ऑफ इट्स मेजर पार्ट्स. एक टेबल बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, उसको आप में मेजर पार्ट्स के नाम लिखने हैं. ठीक है, लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. अभी हमने पढ़ा कि हाउ यू एक्सप्रेस डेटा इन न्यूमेरिकली फॉर्म, कि आप अपने डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन. अभी हमने न्यूमेरिकल डेटास देखे कि हमने संख्या में प्रेजेंट किया. अब हम देखते हैं कि कभी कभी हमें अपने डेटास डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. जैसे आप बार ग्राफ यूज करते हैं ना, कैसे करते हैं, आपने मोड में भी देखा था, मोड में भी हम बार ग्राफ यूज करते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा थी उसका बार ग्राफ उतना ही ज्यादा हाइट का होगा. देखा था आपने मोड में ऐसा? Yes, ma'am. So it is the way to present the data by the
डायग्रामेटिकली। जब हम डेटास को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कह सकते हैं या उसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी कह सकते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा। दिस मेथड प्रोवाइड्स the quickest understanding of the actual situation of the explained by the data in the comparison। देखिए कभी भी चीज होती है उसका ऑडियो और विजुअल इफेक्ट अलग होता है, ठीक है ना। जैसे आप कोई मूवी देख कर आते हैं, ठीक है, मूवी में आपको सब कुछ याद आता है, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होता है उसने हीरो ने क्या कपड़े पहने थे, उसने कैसे, आपको भी याद रहता है ना, पूरी स्टोरी याद रहती है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि मूवी की आपको हर चीज याद रहती है, किताबों की इतनी याद नहीं रहती, अपनी स्टडीज की, ऐसा क्यों? मैम क्योंकि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कि मैम समझने में आसानी रहती है। बिल्कुल, उसका प्रेजेंटेशन, यहाँ हम चैप्टर ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा इन दैट फॉर्म दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल फॉर द पर्सन। यानी आप अपने डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझ पाए। तो आपने कहा कि मूवीज हमें याद रहती क्योंकि उसका इफेक्ट, विजुअलाइजेशन इतना शार्प होता है कि आपको याद रहता है। यानी कहीं ना कहीं ऑडियो और वीडियो का फर्क आता है। तो यही अब कह रहा है कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, वो चीज इफेक्टिव हो जाती है। अभी आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं लगेगी। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको बड़ा इफेक्टिव सा लगेगा। तो डायग्राम से क्या होता है, एक तो वो बहुत ही अटेंडेबल होता है, अफेक्टेड होता है, और इसके साथ साथ उससे हमारी जो विजुअलाइजेशन पावर है वो भी इंप्रूव होती है। टू टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। Diagrammatically presentation of data translates quite effectively the highly abstract ideas contained। जो डायग्राम से हम इफेक्ट बताते हैं, जैसे भी मैंने आपसे कहा मूवी में आपने देखा तो आपको याद रहा, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह से न्यूमेरिकली जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं उसका इफेक्ट इतना नहीं होता जितना डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन का इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला जो हम देख रहे हैं इसमें कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के लिए हम कौन कौन से डायग्राम्स का यूज करते हैं। सो देयर आर वेराइटी ऑफ डायग्राम्स आर हियर। देखेंगे यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक डायग्राम, दूसरा फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा अर्थमेटिक लाइन डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिक डायग्राम। ठीक है, ज्योमेट्रिक डायग्राम में हम देखते हैं बार डायग्राम, पाई डायग्राम जो होते हैं, दैट इज नॉन एज ज्योमेट्रिक डायग्राम। कम इन द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्रिक डायग्राम, बार डायग्राम आर द 3 टाइप्स, सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट बार डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं बार डायग्राम की। तो बार डायग्राम के 3 टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल बार डायग्राम जो आप मोड में बनाते हैं, एक होता है मल्टीपल जिसमें एक साथ 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स दिखाए जाते हैं, डेटा प्रेजेंट किए जाते हैं, और एक होता है कंपोनेंट बार डायग्राम जिसमें 2 अपोजल, मतलब जैसे टेम्परेचर आप बता रहे हैं बार डायग्राम में तो प्लस भी बता रहे हैं और माइनस भी बता रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज कंपोनेंट बार डायग्राम। यहां हम देखेंगे बार डायग्राम। बार डायग्राम कहते किसे हैं। अब अभी हम बात करें सिंपल बार डायग्राम की। सिंपल बार डायग्राम comprises a group of equispaired and equipped rectangular bars of each class and category of data। ये बार डायग्राम होते कब हैं, किसे कहते हैं बार डायग्राम? तो बार डायग्राम क्या है? इट इज शो ऑफ द डेटास इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, जब उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा का, दैट इज नॉन एज बार डायग्राम। दैट इज इक्वल विड्थ, उनकी चौड़ाई और लंबाई के हम देखते हैं, उनकी जो विड्थ होती है, उनके जो गैप होता है, दैट इज इक्वल। हाइट और लेंथ ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डेटा। उनकी हाइट से हमें डेटास का पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन डिफरेंट ईयर्स। तो 1921 में पॉपुलेशन इंक्रीज कम हुई, 81 में फिर वहां पे गैप आया, और 2011 में पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा था। तो ये बार डायग्राम की जो साइज होती है, बार की जो साइज होती है, उससे हमें मैग्नीट्यूड का पता चल जाता है कि वो डेटा हमें क्या बताना चाहता है। जैसे आप मोड में करते हैं कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है बार की, वही क्या हो जाता है, आपका मोड क्लास हो जाता है।
द लोअर एंड ऑफ द बार टचेज द बेस लाइन। जो बार डायग्राम होते हैं इस तरह से वो पाए जाते हैं, तो जो उनका लोअर पार्ट होता है वो एक्सिस को टच करता है, ओ एक्स एक्सिस को, इस तरीके से। हाइट ऑफ अ बार स्टार्ट फ्रॉम द 0 यूनिट। जो हाइट ऑफ द बार है वो 0 यूनिट से स्टार्ट होती है। बार्स ऑफ अ बार डायग्राम कैन बी विजुअली compared by the relative height and the accordingly data are comprehension quickly। और इस तरह से बार डायग्राम की हाइट से हम डेटास को एक तो क्विकली समझ पाते हैं और इसके साथ साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डेटा फॉर दिस कैन बी ऑफ फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप। In non-frequency type of data, a particular characteristics, say production, yield, population, etc. At the various point of time, of different states are noted and corresponding bars are made of the respective height according to the value of characteristics। यानी जो बार डायग्राम बनाते हैं उनकी हाइट उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। जैसे भी मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को बता रहे हैं ईयर वाइज, तो जिस ईयर में पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हुआ है उस ईयर का बार की हाइट सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो ये तो कॉमनली आपने किया हुआ है। बार डायग्राम समझ में आ गया? बार डायग्राम में कोई दिक्कत? नो। ओके, आगे देखेंगे। The different type of datas are presented by the different type of modes of diagrammatically representation। हर डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन वे की जरूरत पड़ती है। बार डायग्राम्स आर सुटेबल बोथ द फ्रीक्वेंसी टाइप और द नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप वेरिएबल्स एंड द एट्रीब्यूट्स। ठीक है, जो बार डायग्राम होते हैं उन एट्रीब्यूट्स के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है या नॉन फ्रीक्वेंसी टाइप के लिए भी ये होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल लाइक द फैमिली साइज, स्पोर्ट, डाइस, ग्रेड्स इन एन एग्जामिनेशन, एक्सेट्रा, एंड एट्रीब्यूट्स सच एज जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कंट्री, एक्सेट्रा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बार डायग्राम। ठीक है, पॉपुलेशन को, रिलीजन को, जेंडर को, मेल फीमेल, इस तरह से हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां आपको दे रखा है, जैसे टेबल नंबर 4.6 में दे रखा है लिटरेसी रेट ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया। पहले आप देख लीजिए कि बार डायग्राम में जो एक्चुअल कैटेगरी होती है वो किस तरह से होती है। अ कैटेगरी दैट हैज द लॉन्गर बार, लिटरेसी ऑफ केरला। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें लिटरेसी रेट दे रखी है आपको डिफरेंट स्टेट्स ऑफ, राजस्थान की जितने इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उनकी लिटरेसी रेट दे रखी है। ठीक है, स्टेट्स आपको दे रखा आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, सो ऑन। यहाँ पर आपको क्या दे रखे, इंडिया के स्टेट्स दे रखे हैं। यहाँ उनकी मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट दे रखी है। ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग और 2011 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होगी उसके बार की हाइट सबसे ज़्यादा होगी। इस टेबल को आप देख रहे हैं, ये देखिए एक बार डायग्राम आपके फ्रंट में आ रहा है। ठीक है, क्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा क्या देख रहे हैं आप, 96 लिटरेसी रेट किसकी है, केरला की। बार डायग्राम की हाइट से पता चल गया आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, इमीडिएट डेटा को स्टडी आउट नहीं करना। आपने देखा कि किसके बार डायग्राम की सबसे ज्यादा हाइट है, यानी वहां पर लिटरेसी की रेट सबसे ज्यादा है। दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पे? यस मैम। एक बार दोबारा देख लीजिए किसकी हाइट आपको सबसे ज्यादा लग रही है। देखिए आपके स्क्रीन पर है ये, देख रहे हैं ना, ये आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टेट्स के नाम। यस मैम। देख रहे हैं सबसे ज्यादा हाइट कहाँ दिख रही है आपको, KE। ये दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा हाइट दिखाई दे रही है। यस मैम। 96 देखिए यहाँ पे 96% तक यहाँ पर लिटरेसी रेट है।
स्टेट का नाम देखेंगे केरला। इंडिया का केरला स्टेट ऐसा है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। क्लियर? यस मैम। दिस इज द सिंपल बार डायग्राम। ये सिंपल बार डायग्राम है जिसमें एक ही फीचर्स को दिखाया गया है, पॉपुलेशन को दिखाया गया है। ये एक सिंपल बार डायग्राम है जिसमें आपका जो इफेक्ट है इसका इतना ज्यादा साउंड है कि आपने एक नोटिस में देख लिया कि हाँ ये बार डायग्राम सबसे लॉन्ग है, हाईएस्ट है, तो इसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होगी। क्लियर? यस मैम। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। ओके ओके यस मैम। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।